होमवर्क दिया था मैंने, तुम्हें याद होना हो, मुझे पक्के से याद है भाई। 2 स्ट्रेट वायर्स कंसीडर करी थी हमने और हमने ये कहा था कि अब इसमें एक में करंट ऊपर लेके जाओ और दूसरे में करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट रखो। तो हमने ये तय किया था कि भाई ये एक दूसरे को रिपेल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मैंने तुमसे बोला था कि भाई प्रूव करके लाओ कि एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो कैसे करेगी? अगर मैं इन वायरों को नाम दे दूं, चलो नाम देके मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई देख जरा, इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोल किधर होगी, अंदर बाहर? यार अंदर या बाहर? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस V1 अंदर की तरफ, बोल सही है क्या? इस I2 की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बोल अंदर होगी बाहर होगी? अंदर बाहर? अंदर, ऐसे है ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ये तुम्हारी क्रॉस हो गई V2। फोर्स की डायरेक्शन भैया कैसे पता लगेगी? F वेक्टर बराबर I ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस ऑफ L वेक्टर, ठीक है। तो I की और L की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। I और L की डायरेक्शन सेम। तो इसके ऊपर अगर मैं मान ले पता लगाऊं भाई फोर्स की डायरेक्शन, चलो देखो भाई ध्यान से, आओ आओ, करंट नीचे की तरफ है ऐसे, करंट नीचे की तरफ ऐसे, उंगलियों को ऐसे मोड़ना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ जाए। दूसरा वेक्टर किधर है? अंदर। दूसरा वेक्टर किधर है? तो कैसे मोड़ूं? ऐसे, ऐसे मोड़ूंगा ना अंदर की साइड। अंगूठा किधर आया? अंगूठा बाहर की साइड आया, तो इस पे फोर्स लगी भाई तुम्हारी F1 इस तरफ। अरे यार हाँ ना बोल भाई, अरे सही है क्या? इसके ऊपर देख जरा, करंट के साथ उंगली रख दी, दूसरा वेक्टर अंदर है, कैसे मोड़ूं बोल? ऐसे। अंगूठा किधर आया? बहुत सही, बहुत बढ़िया। F2, F1 इधर लेके जा रही है, F2 इधर लेके जा रही है। अट्रैक्ट करेंगे रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल, हेंस दे रिपेल ईच अदर, हेंस दे। और जब फोर्स पता लगाओगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला वही निकलेगा μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन में। जिससे नहीं हुआ वो चित्र बना ले भाई, 7 सितारे डालो भाई, न्यूमेरिकल आता है यार इसके ऊपर। देखो जरा हेडिंग, 7 सितारा हेडिंग, शन, SHUNT, शन। क्या होता है ये डिवाइस? इसकी वर्किंग आराम से बहुत समझते हैं, पहले लिख लो जरा, डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ लो रेजिस्टेंस, it is a low resistance connected in parallel. It is a low resistance connected in parallel with a galvanometer. With a galvanometer in order to protect it, in order to protect it from strong electric currents, in order to protect it from strong electric currents। इधर समझिए जरा बात को, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो। मान लो ये तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, बोलो सही है? ये तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और भाई तुम इस गैल्वेनोमीटर को करंट दे रहे हो बहुत सारा। अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर करंट तुम इसे बहुत सारा दोगे तो ये गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। ये बेचारा बहुत कम करंट को झेलने के लिए बना है। अगर तुम बहुत ज्यादा करंट दोगे इसको तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा भाई? फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यार ये फूके ना यार, ये चलता रहे। आना बोलो। हमने इसका तरीका निकाला, इसको बचाने के लिए हमने क्या काम किया? हमने इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसको नाम दे दिया शंट। एक वायर लगा दी ये सब, जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम। अब फायदा क्या हो? ये करंट यहां तक आएगा
और इस पॉइंट पर आकर के इधर और इधर बटेगा। अरे दोनों डायरेक्शन में जाएगा यार। अब ये और ये किस में जुड़ा है? पैरेलल। किस में जुड़ा है? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? ओहो, तो करंट का फॉर्मूला होगा V बाय R। कौन सा लो? कौन सा लो? V दोनों के अक्रॉस क्या है? सेम। R किसका कम है? S का। जिसका R कम होगा उसमें से I क्या होगा? ज्यादा। I क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा करंट किस में से फ्लो करेगा? शंट में से। तो जो करंट पहले सीधा गैल्वेनोमीटर में जा रहा था वो उसका मैक्सिमम पार्ट किस में से होकर के गुजरेगा? शंट में से। और ये गैल्वेनोमीटर तुम्हारा फूटने से बच जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर तुम्हारा फूटने से। और ये जो तुमने लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ी है, इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? शंट। क्या बोलते हैं? एक मिनट, लॉजिकली बात समझ आई? ये बात समझ आई कि इसमें से ज्यादा करंट क्यों गया? क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं और उसका रेजिस्टेंस कम है। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज्यादा। अरे नहीं आया? पक्की बात? बोलोगे तो नहीं? बना लो चित्र। नहीं, हम इसको रियल में कनेक्ट सीरीज में करेंगे ही नहीं। हम इसको रियल में पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। हम किसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं? किस चीज को? हमारे सर ने बोला था कि अब हम इसमें मतलब पैरेलल में तो कनेक्ट कर रहे हैं, बट जब रियल में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। तुम्हारे सर की जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं उसे एक्यूरेट कर दूं। जब हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना होता है तो हम शंट को पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन जब एमीटर को सर्किट के साथ लगाना होता है तो उसे सीरीज में लगाते हैं। ठीक है? कुछ भी नहीं। गैल्वेनोमीटर बना नहीं है रीडिंग देने के लिए। गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पे होती है बीच में। ठीक, ये रीडिंग देने के लिए नहीं बना, ये डिफ्लेक्शन देने के लिए बना है। ये बस बताएगा कि करंट है या, और दिशा बताएगा इधर और आई बस। स्केल है लेकिन इससे नाप नहीं सकते, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी सीखेंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारे यहाँ, हाँ, स्कूल में सेक्शन ए में, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड हेंस वेरीफाई द सेम। मुझे नहीं पता हमारे सिलेबस में रहा नहीं रहा, तुम्हें कराया नहीं कराया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है कि नहीं है? हाँ, अब भैया बन गया भैया चित्र। आओ तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा। अब देखो अपनी कॉपी के ना ऐसे दो पार्ट कर लो। एक तरफ लिख लो एमीटर, एक तरफ क्या लिख लो? और दूसरी तरफ क्या लिख लो? वोल्टमीटर। एक तरफ लिख लो एमीटर और दूसरी तरफ क्या लिख लो भाई? वोल्टमीटर, है ना? इस पे एक न्यूमेरिकल आते, एक पेज में आ जाएगा। एक तरफ लिख लो एमीटर और एक तरफ क्या लिख लो भाई? वोल्टमीटर। पहले समझो जरा बात को ध्यान से, उसके बाद जो काम की बात आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल बात। चलो भाई आइए जरा देखें एमीटर क्या काम करता है, बोलो। करंट मेजर। ये मेजर करता है करंट, इट मेजर्स करंट। वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज, है ना? वोल्टमीटर पोटेंशियल को या वोल्टेज कह सकते हो। इट मेजर्स पोटेंशियल। एग्जैक्टली लिखेंगे हम, टेक्निकल भाषा में समझेंगे। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसको नापता है भाई? पोटेंशियल के डिफरेंस। बोलो सही है। तो भाई एमीटर तो करंट को नापेगा भैया, और भैया वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलो सही है? हाँ ना, बोलो। एमीटर जो है it is on which connected in series with the circuit। एमीटर जो है उस सर्किट के साथ हमेशा किसमें लगाया जाता है? सीरीज।
सेम तो नहीं होता सेम करंट सेम करंट सेम सीरीज में करंट क्या रहता है सेम सीरीज में करंट क्या रहता है सेम मेरी बात सुनो मेरी एक बात सुनो तुम मैकेनिज्म तो समझो एमीटर काम कैसे कर रहा है इधर मैं बता रहा हूँ फिर बाद में मिटा देगा ठीक है ध्यान से देख जैसे ये मान लिया एक रजिस्टर है 5 ओम का समझ लो बात तुझे थोड़ा थोड़ा फील भी आना चाहिए फील बहुत जरूरी है चीजों को मान लिया 5 ओम का रजिस्टर मान मैंने मान लिया इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी चल 10 वोल्ट कितने वोल्ट की 10 वोल्ट अब एक बात तो एकदम से है कि सर्किट में जो करंट बनेगा वो बनेगा 10/5 बराबर कितना एम्पीयर करंट कितना बना 2 एम्पीयर कितना बना 2 एम्पीयर अब ये तो तुझे पता चला क्योंकि तूने फॉर्मूला लगा लिया मान ले तुझे नापनी है करंट की वैल्यू उसी सर्किट में तो यार तुझे एमीटर लगाना पड़ेगा तुझे क्या लगाना पड़ेगा यार चलो तो हम क्या काम करते हैं सेम सर्किट रहने देते हैं अब मैं इसके अक्रॉस का करंट नापना चाह रहा हूँ समझना बात को ध्यान से मैं इसके अक्रॉस का करंट क्या करना चाह रहा हूँ मैंने क्या काम किया एक एमीटर लगाया सीरीज में लगाया देख ले एमीटर कैसे लगाया सीरीज में 10 कितना वोल्ट मैं एक काम करता हूँ यार एमीटर की रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 5 ओम यार एमीटर है तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ना अगले की यस सर हर डिवाइस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है तो मैंने मान लिया इसकी रेजिस्टेंस कितनी है कितनी है रेजिस्टेंस अब सर्किट का आर नेट कितना आ गया सर्किट में करंट कितना आ गया 1 एम्पीयर पहले कितना था 2 एमीटर के लगते ही कितना हो गया ये तो रद्दी एमीटर है अरे तो रद्दी एमीटर है यस सर तुम्हारा मकसद क्या था किसका करंट नापने का 5 ओम का इस हरामखोर ने तो इसी का करंट बदल दिया अरे तो अच्छा डिवाइस है बुरा डिवाइस है बुरा अच्छा है बुरा है बुरा अच्छा एक और बात बता ध्यान से सुन ये इस 5 ओम का करंट नाप रहा है या अपना करंट नाप रहा है ये अपना करंट नाप रहा है इसका करंट नहीं नाप रहा लेकिन क्योंकि दोनों सीरीज में लगे तो जितना इसमें से पास होगा ठीक उतना ही इससे होगा तो नाप तो ये अपना ही करंट रहा है लेकिन बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और हम सीरीज में मान लेते हैं कि करंट क्या होता है इसलिए इनडायरेक्टली 5 ओम वाले का करंट नप गया लेकिन मेरी नजर में ये सर्किट अभी भी रद्दी सर्किट है भाई क्योंकि इसने करंट की वैल्यू को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली क्या कर दिया चेंज कर दिया यार हाफ कर दिया एकदम अब तू अपना कॉमन सेंस लगा जो होता तो है नहीं आजकल लेकिन फिर भी लगा तू चाहता है कि सर्किट में एमीटर भी लगे वह करंट को भी नापे तुझे नहीं लगता ऐसा एमीटर लगाना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो कम सोच के देख अच्छा तो वो रहेगा एमीटर जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जीरो आदर्श होगा वो अरे अगर इसकी रेजिस्टेंस यहाँ 0 हो जाए तो करंट की रीडिंग कितनी हो जाएगी जो पहले थी तो इसका मतलब एमीटर जो है वो ऐसा डिवाइस होना चाहिए सोच के बोल जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम ज्यादा कम इसीलिए एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है कैसा डिवाइस होता है तू इस बात को समझ 0 तो तू नहीं कर सकता लेकिन एक काम करें 0.5 कर लें 0.5 तो उससे इस करंट की वैल्यू पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अरे हाँ ना बोल यार अरे फील हुआ बिना एमीटर के करंट को नाप पाना मुमकिन नहीं है और अगर एमीटर लगा रहा है तो सर्किट में करंट बदलेगा जरूर इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ज्यादा कम क्या होनी चाहिए बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्या ये रामायण हटा दूं अब पल्ले पड़ गया लिखना है क्या किसी को एग्जाम्पल हटा दें देखो आप है ना तो इसी वजह से अब तुमको समझ में आया एमीटर सीरीज में क्यों लगा सीरीज में करंट क्या रहता है
ये रजिस्टर का करंट नहीं नापता, खुद का करंट नापता है। किसका करंट नापता है? खुद का करंट नापता है ना। और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाओगे? पैरेलल। कैसे लगाओगे? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। अरे हाँ ना बोल भाई। बहुत। एक मिनट, रट्टा लगाया या समझ में आया? समझ में आया। रट्टा नहीं मारना, आंख बंद कर घोटा मार कुछ भी, मतलब ऐसे ही है ना। तो देखो जो वोल्ट मीटर है हम क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा किसमें लगेगा? पैरेलल। बोलो सही है। अच्छा, अब एमीटर की परिभाषा पे अगर मैं आऊं, एमीटर की परिभाषा पे अगर मैं, एमीटर जो होता है वो एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर जो है वो तो एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। एमीटर क्या है? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? लो। और वोल्टमीटर क्या है? एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? हाई। इतना लिख जरा, फिर कन्वर्जन करेंगे। कहना चाहता है? हाँ भाई, उतार लिया क्या? आगे बढ़े। देखो इस तरफ क्या लिखा हुआ था? एमीटर। इधर क्या था? चलो तो आओ, अब थोड़ा ध्यान से, बात नहीं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, in order to convert a galvanometer into galvanometer into अब खुद ही सोच के बताओ, मैंने अभी अभी क्या बताया तुम्हें कि एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। तुम गैल्वेनोमीटर को बदलना चाहते हो एमीटर में, तो उसकी रेजिस्टेंस घटानी पड़ेगी। कैसे घटेगी रेजिस्टेंस? सीरीज में जोड़ के, पैरेलल में जोड़ के? सीरीज में। पैरेलल में जोड़ के। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है ज्ञानेश्वर जी, और पैरेलल में रेजिस्टेंस घटती है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वी नीड, या ऐसे लिख देते हैं, चलो, कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक लो रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट कर दो भैया? लो रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट कर दो? आओ जरा। तो एक्चुअली जो हमने अभी पहले चित्र बनाया था, हम उसी चित्र का वापस से इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए टोटल करंट आया I, ये स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इसको ले लिया SO, इस जंक्शन पे जाके बटा, मान ले इधर चला गया IG, तो बोल इधर कितना जाएगा? शाबाश, कितना जाएगा? I माइनस IG। अब I माइनस IG ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। बोल सही है? ये जो पूरा डिवाइस है ना, ये अब काम करेगा किसकी तरह? एमीटर की तरह। ऑब्वियस सी बात है, इसके स्केल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोगों को थोड़े थोड़े, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का स्केल एकदम बीचों बीच में होता है। लेकिन हम अभी थ्योरेटिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है भाई? अब ये किसकी तरह काम करेगा? एमीटर की तरह। किसकी तरह काम करेगा? एमीटर। अब हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसपे बहुत न्यूमेरिकल आया पेपर में। अच्छा एक बात बता, ये और ये कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में जब वोल्टेज सेम होता है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेरे हिसाब से होना चाहिए I माइनस IG इंटू S। आना बोल भाई यार, V बराबर I R, V बराबर इसमें से करंट है I माइनस IG, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? S। V बराबर ये बराबर होना चाहिए इसके वोल्टेज के,
इसमें से करंट कितना है IG और इसका रेजिस्टेंस कितना मान लूं ध्यान लगा के देख S का फॉर्मूला क्या बनेगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ये फॉर्मूला भाई तेरे को हर कीमत पे क्या होना चाहिए ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। कैसे इस्तेमाल करना मैं अभी न्यूमेरिकल में लगा के बताऊंगा कैसे यूज होना है। 7-8 सवाल बोर्ड में इसके ऊपर आए ठीक है 7-8 न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के ऊपर आए हैं। इसी से कन्वर्जन होता है S बराबर IG अपॉन I माइनस IG। एक बात बता एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी 0। आइडियल एमीटर्स रेजिस्टेंस बोल कितनी होगी ये बात याद रखिए ठीक है भाई आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी 0। अब जरा वोल्टमीटर पे आ जाओ। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू सिंबल बना दिए मैंने ठीक है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू तो खुद ही बता गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो रेजिस्टेंस घटानी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी घटानी बढ़ानी आंटी का है क्या है मेरा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है रेजिस्टेंस घटानी पड़ेगी घटानी बढ़ानी कैसे बढ़ेगी सीरीज में जोड़ के पैरेलल में सीरीज में जोड़ के। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कनेक्ट करो बिल्कुल कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। बोलो सही है क्या आओ जरा चित्र बना के देख ले भाई। गैल्वेनोमीटर और इसके साथ में जोड़ देंगे एक हाई रेजिस्टेंस। ये ले लेते हैं R क्या ले लेते हैं R। अच्छा इसमें से मान लो करंट जा रहा है IG तो इसमें से भी कितना जाएगा IG सीरीज में लगे। तो ये पूरा जो डिवाइस है ये किसकी तरह काम करेगा वोल्टमीटर किसकी तरह काम करेगा अबे आया नहीं आया किसकी तरह काम करेगा वोल्टमीटर। फॉर्मूला निकालते हैं V बराबर IR V बराबर IR मान ले पोटेंशियल है V मान ले पोटेंशियल है V दोनों में से करंट कितना पास हो रहा है दोनों में से करंट कितना पास हो रहा है और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा G प्लस R। अरे सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया G प्लस R और बड़े इस IG को इधर ले लें तो डिवाइड में चला गया V अपॉन IG बराबर क्या है R प्लस अरे नहीं आया अरे नहीं आया अरे R बराबर क्या आया V बाय IG माइनस G। R बराबर क्या आया V बाय IG माइनस G। ये भी तुमको याद होना चाहिए। अच्छा आदर्श वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई की आदर्श वैल्यू अनंत हाई की आदर्श वैल्यू इन्फिनिटी है ना अंग्रेजी में इन्फिनिटी। हाई की आदर्श वैल्यू क्या है मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए आदर्श वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी क्या होनी चाहिए। अबे आया नहीं आया बता भाई ये डेरिवेशन इसलिए कराई ताकि फॉर्मूला भूल जाए तो ड्राइव कर सके भाई। लिखो भाई जरा सवाल अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस a galvanometer of resistance 80 ohm 8080 a galvanometer of resistance 80 ohm gives a full scale deflection for a current of 2 milliampere for a current of 2 milliampere full stop। Calculate the resistance required to convert it first part
into an emitter of range 0 से 5 एम्पेयर, of range 0 to 5 एम्पेयर. Number two, a voltmeter of range 0 to 3 volt. A voltmeter of range 0 to 3 volt. इधर समझो, ध्यान दो, ये फोकट के नंबर हैं इस न्यूमेरिकल के, ये नंबर बिखरे पड़े हैं. इसी तरीके का सवाल आता है, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डाटा निकालना है. क्या क्या गिवन है समझ लो. इधर देखो, अभी कोई नहीं करेगा, तुम्हें सॉल्व करने का पूरा मौका मैं दूंगा. उसने बोला है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 80 ओम. कितना ओम है? 80 ओम. तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी हो गई? 80. कितनी हो गई? 80. कहता है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है कितने करंट के लिए? 2 मिली एम्पियर. जिस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो करंट हमेशा होता है IG. कौन सा करंट होता है? IG. तो तुम्हें IG की वैल्यू दे रखी है 2 मिली एम्पियर, यानी कि 2 × 10 की पावर -3 एम्पेयर. पहले पार्ट में वो तुमसे पूछ रहा है कि भैया बता कितनी रेजिस्टेंस चाहिएगी ताकि इसको एमीटर में बदला जा सके जो कितने करंट को नाप सके? 0 से 5. तो I की वैल्यू अपर में से लोअर को माइनस कर ले. I की वैल्यू 5 - 0 बराबर कितना एम्पेयर नापना है भाई? ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है, इजी है, बट मैं मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स को, मतलब सिलेबस से हटके. ठीक है, उसका कारण है तुम्हारे ही बीच में वो लोग भी बैठे हैं जिनको मैं एंट्रेंस में भी पढ़ाता हूँ, तो अब उनके साथ तुम्हारा भला हो जाना चाहिए. तो मैं प्योरी उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि उनको सवाल भी करवा सकूंगा. तो तुम थोड़ा फालतू याद कर लेना, क्या हो जाए, 2 लाइन 3 लाइन 20 पेज, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, a little bit. ओके, आओ जरा, बिल्कुल इनके जैसे हूबहू सवाल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बुक में से जो तुम्हें बांटी हुई है, मैंने पैसा लगाया था. मैग्नेटिज्म के पेज नंबर 46 पे मार्क लगाना शुरू करो, लेते हुए जाना है. मैग्नेटिज्म के पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 48 पे 8, 12, 49 पे 19वां, 20वां, 52 पे 9, 54 पे थर्ड का C, बस. किस पे? एक मिनट भाई. 48 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 12, 46 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 46 पे 2 और 3, 49 पे 19, 20, 52 पे 9, 54 पे थर्ड का C. 8 सवाल एकदम सेम है, बिल्कुल ऐसे. केवल एक सवाल में दिक्कत हो सकती है तुम लोग को, वो भी मैं बता दूं, पेज नंबर 46 के थर्ड पे 1% अगर ना हो तो बस ये नहीं होगा, बाकी तुमसे सारे सवाल हो जाने चाहिए. बाकी तुमसे सारे सवाल हो जाने, छुट्टी नहीं हो रही है अभी, कुछ तो समय नहीं हुआ तो छुट्टी का बात नहीं.
नया चैप्टर शुरू करेंगे आज ही। मैग्नेटिज्म के 4 चैप्टर थे ना भाई, 2 खत्म हो गए, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 गया। अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। अब इसमें कुछ है नहीं, ये मजेदार चैप्टर है। आइए जरा हेडिंग लिखोगे। कई लोगों ने सोचा मुद्दा छोड़ देगा, कई लोग बहुत दुखी हो गए बेचारे जब ये नया चैप्टर भी प्रभु नबी शुरू कर रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी है, नया चैप्टर तो नई क्लास में शुरू होना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड, ये मजेदार चैप्टर है। सुन लो, मैं बेसिक तो पढ़ा दूं इसका, क्योंकि अगली क्लास में फिर डायरेक्ट अपन लोग शुरू कर लेंगे। बेसिक नॉलेज इसकी चैप्टर की गेन कर लो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत कुछ काट दिया गया इसमें से, बहुत कुछ, तो ना के बराबर सिलेबस में ज्यादा 2-2.5 क्लास में मैं चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, है ना। तो बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आओ ध्यान से सुनो, पहले थोड़ी सी बात जो करी जाएगी ना यार, इतिहास की बात, इतिहास की बात करेंगे बेस बनाने के लिए। आइए जरा समझिए, एक जगह हुई एशिया माइनर में, जगह का नाम था ग्रीस। जगह का नाम था ग्रीस। एशिया माइनर के अंदर ये जगह पड़ती थी, जगह तो आज भी है, ठीक है, नाम है ग्रीस। और ग्रीस में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसको कहते थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया। डिस्ट्रिक्ट का नाम था डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पे एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन भेड़ों को चराया करता था। भेड़ चराने के लिए वो एक लाठी का इस्तेमाल करता था जिसके नीचे लोहा लगा हुआ था। एक दिन भेड़ चराते चराते वह बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर चला गया। एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसने पाया कि उसकी लाठी जो है वो एक पत्थर से चिपक गई। उसने थोड़ा बल लगाया, लाठी पत्थर से हटी, लेकिन फिर से रखने पर दोबारा से चिपक गई। यह बात वायरल हो गई, समझ रहे हो? यह बात एकदम से वायरल हो गई। और वहाँ के जो ज्ञानी ध्यानी लोग थे उन्होंने बड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि जिस पत्थर पे वो लाठी चिपक रही थी वो आयरन का एक ओर है। आयरन का एक ओर है। आयरन के उस ओर का नाम मैग्नीशिया के नाम पे पड़ा, मैग्नेटाइट। आपको ये जानकर के अधिक खुशी होगी कि मुझे इतनी केमिस्ट्री पता है कि आयरन के 2 ओर होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये जो दूसरा ओर था मैग्नेटाइट, इसको अपना नाम मिला मैग्नीशिया से, और इस मैग्नेटाइट से जो चीज बनी उसको क्या नाम दिया गया, मैग्नेट। तो मैग्नेट अपना नाम डिराइव करता है मैग्नेटाइट से, मैग्नेटाइट अपना नाम डिराइव करता है मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया एक जगह है ग्रीस में। तो इस प्रकार से जो है चुंबकों का इतिहास जो है शुरू हुआ। कहने का अर्थ ये है, अब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये घटना ग्रीस में घटी, हिंदुस्तान में घटी, तो एक नए प्रकार के भगवान का जन्म हो जाता है, चुंबकेश्वर भगवान। समझ रहे हो? तुम इमेजिन कर सकते हो कलयुग में वही सबसे ज्यादा प्रचलन में होते, क्योंकि वे अपनी शक्ति का लाइव प्रदर्शन करते, तुम उनकी तरफ सिक्के फेंकते, लोहा फेंकते और एकदम से क्या कर लेते, कैच। ये तुम्हारी संस्कृति पे कटाक्ष भी है? ऐसा 12वीं सदी से 19वीं सदी तक के हिंदुस्तान में होता तो पक्का ऐसा ही होता, लेकिन अगर 12वीं सदी से पहले का हिंदुस्तान होता तो ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान रिसर्च में सबसे आगे रहा, हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को सिखाया। हिंदुस्तान में 50,000 से अधिक गुरुकुल थे जिनको तहस नहस कर दिया गया, ठीक है, आक्रांताओं द्वारा। तो ये कटाक्ष है तुम्हारी संस्कृति पे। हम ऐसे नहीं थे, हमें ऐसा बनाया गया, थे नहीं, बनाया गया। देखो किसी देश पे अगर आक्रमण करना है, उस पर कब्जा करना है तो 2 काम करो। पहला उसका धर्म खत्म कर दो, दूसरी उसकी शिक्षा, देश खत्म। वो देश अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं रह सकता। तुमको इतना खत्म किया गया कि तुम आज तक खत्म ही हो, यही सच्चाई है। खैर, इसके बाद में
नाम दिया गया चाइनीज लोगों का। चाइनीज लोग, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। चाइनीज लोग, दुनिया में इनका IQ सर्वोत्तम है, ठीक है, दिमाग बहुत है इनके अंदर। दूसरे नंबर पे तुम आते हो हिंदुस्तानी लोग, लेकिन तुम फेसबुक पे पोस्ट डालने पे सारा IQ वेस्ट कर देते हो। तुम मुंह के एंगल बनाते रह जाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते सेल्फी लेने के लिए। हैं चाइनीज। चाइनीजों ने इसी पत्थर को एक नया नाम दिया और उन्होंने इस पत्थर को नाम दिया लोडस्टोन। उन्होंने इसको ये नाम दिया इन द सेंस ऑफ लीडिंग स्टोन। इन द सेंस ऑफ लीडिंग स्टोन का मतलब था भाई राह दिखाने वाला पत्थर, जो राह दिखाए। मतलब चाइनीज लोगों ने आज के जो जमाने में मौजूद है कंपास, उसका प्रिमिटिव वर्जन बनाया। चाइनीज लोगों ने सबसे पहले ये पता लगाया कि चुंबक के इस्तेमाल से दिशाएं पता लगाई जा सकती हैं, और उन्होंने एक्चुअली इसका यूज किया समुद्र में दिशा पता लगाने में। तो तुम ये कह सकते हो कि कंपास की खोज प्राइमरीली किसने करी? चाइनीज लोगों ने जो है बेसिकली इसकी खोज करी। अगर हम लोग बात करें चुंबक की, चुंबक कई प्रकार की हो सकती है। मैग्नेट जो है वो नेचुरल भी होती है, और नेचुरल के साथ मैन मेड या आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल चुंबक के साथ परेशानी है कि इसका मैग्नेटिज्म बड़ा कमजोर होता है। इसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा क्या होता है, और ये अनडिजायर्ड या ऐसे कहें इर्रेगुलर शेप की होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप की होती है। अच्छा, प्राकृतिक मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कमजोर इसलिए भी है क्योंकि धरती जो है हमारी, वो अपने आप में ये कमजोर मैग्नेट है। पूरी अर्थ ही एक कमजोर मैग्नेट है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है हमारी अर्थ। इसलिए इसमें पाए जाने वाली जो चुंबक हैं वही बहुत ज्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं। लेकिन मैन मेड जो है इनका तो मैग्नेटिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और आप जैसा चाहें वैसी शेप की इनको बना सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रकृति तुमसे पूछ के तो बनाएगी नहीं कि बेटा बता तुझे स्पीकर बनाना है, तुझे गोल मैग्नेट बना देता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा, वो तो अपनी मर्जी से ही चुंबक बनाई जा सकती है। एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका इस्तेमाल करके जो है गंभीर बीमारियों का पता लगाया जाता है, जो नॉर्मल किसी टेक्निक से नजर में नहीं आती। MRI तकनीक में धरती के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का 40 गुना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है उस मशीन के अंदर। 40 टाइम्स। कितना टाइम्स? और यही रीजन है कि बोलते हैं कि कोई भी मेटल का मतलब जो है, कोई भी सामान जो है वो उस मशीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म उसको मैग्नेटाइज कर देगा और कहानी गड़बड़ हो सकती है। आप अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मशीन है, LHC बोलते हैं उसको। किसी ने नाम सुनाओ? LHC है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, इसमें 50 to 60 टाइम्स टोटल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पूरी दुनिया के लेवल पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में आज से तकरीबन 8-10 साल पहले डिस्कवरी हुई थी एक पार्टिकल की, जिसको नाम दिया वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल, और इसका टेक्निकल नेम था हिग्स बोसोन। हिग्स और बोस ने मिलकर के इस पार्टिकल को पोस्टुलेट किया था। तो LHC के अंदर भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हम लोग पैदा करते हैं। इस LHC का ही शॉर्टर वर्जन था ये साइक्लोट्रॉन, जो तुम्हारे सिलेबस से काट दिया। ये बड़ा भाई है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, ये छोटा भाई था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था। इन बेवकूफों ने पता नहीं क्यों इसको सिलेबस में से निकाल दिया। बहुत जरूरी थी इसकी मेडिकल साइंस में भी बड़ी जो है मतलब जो है इस्तेमाल थे। LHC जमीन के नीचे है, सर्न नामक जगह पर यह कार्य हो रहा है, ठीक है। और अगर इंसान कभी समय यात्रा कर पाया तो वो यहीं से होगी, ये बात एकदम तय है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को समय यात्रा करा दी है इन लोगों ने, और तुम भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही बने हो। तरीका ढूंढना है तुम्हें कैसे भेजा जाए, किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेंगे। और आज की तारीख में वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम ट्रेवल इज नाउ नॉट अ फिजिक्स प्रॉब्लम, नॉट अ साइंटिस्ट प्रॉब्लम। टाइम ट्रेवलिंग नाउ इज एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम।
we have given all the formulas required to build a time machine. Now it's up to the engineers to make one. So basically theoretical research complete है साइंटिस्ट की तरफ से. वो ये कहते हैं कि अब इंजीनियर बना पाए तो तुम समय यात्रा कर पाओ, और इंजीनियर जी जान से लगे हुए हैं. खैर ये आगे की बात रही, उतार दो जरा.